बताइएगा स्टार्ट। प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश सर। जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 12 का पहला चैप्टर, जिसको हम कहते हैं आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। ठीक है, वैसे तो एक और चैप्टर था जिसमें जीवों में जनन, वो कट चुका है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा चैप्टर है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहला चैप्टर है आवृतबीजी पौधों में जनन की प्रक्रियाएं। तो उसी के बारे में देख रहे थे। जैसे हम कल बताया गया था कि पुष्प के कौन कौन से भाग है, एक आवृतबीजी पुष्प की संरचना बनाया गया था, उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आवृतबीजी पुष्प यानी पुष्प के निम्न भाग होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को कल बताया गया था, ये जो पुष्प का संरचना होती है जिसपे पुष्पिका है, इसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत के नाम से जानते हैं। पुष्पवृंत क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। ये वाला जो भाग होता है इसको पुष्पासन के नाम से जानते हैं, पुष्पासन। उसके बाद इस भाग को हम क्या कहते हैं? वाह्य दल बोलते हैं, वाह्य दल। इस तरह से इसको देखेंगे, ये जो होता है दल के नाम से जानते हैं, दल। ये जो भाग है स्टामेन और फिलामेंट, यानी एंथर ये वाला भाग है, ये फिलामेंट, दोनों को मिला करके हम बनाते हैं। एक हो गया एंथर, ऊपर वाला एंथर हो जाएगा, एंथर, और दूसरा है फिलामेंट, यानी फिलामेंट, फिलामेंट जिसको पुतंतु के नाम से जानते हैं। दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। ठीक है, नर जननांग होता है। मध्य वाला भाग जो होता है स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र, स्टाइल, स्टाइल जिसको वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। और ये वाला जो होता है अंडाशय, अंडाशय। ये सारी चीजें कल बताया गया है। अब पुष्प में इसमें पूछ देता है कि पुष्प का प्रथम चक्र कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, जो पुष्प का प्रथम चक्र होता है जिसको वाह्य दल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा भाग की बात करते हैं तो पुष्प का द्वितीय चक्र जो होता है दल, सेकेंड पार्ट हो गया। तृतीय भाग की बात करते हैं जिसको पुंकेसर के नाम से जानते हैं, तीसरा चक्र होता है जिसमें पुतंतु के द्वारा उस पे क्या होता है? एंथर जुड़ा होता है, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, यानी परागकोश, परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण भरे होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये मध्य वाला भाग जो होता है स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं, जिसपे टिकाव होता है एक पतला पाइप नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका। उभरी हुई संरचना होती है जिसको अंडाशय यानी ओवरी के नाम से जानते हैं, ओवरी। अब पुष्प में मुख्य जननांग की बात करते हैं तो किसी भी पुष्प में जो आवृतबीजी पुष्प होते हैं, मुख्य जननांग के रूप में देखते हैं, ये जो होता है अंडाशय, अंडाशय मुख्य जननांग होता है। नर मादा जननांग की बात करेंगे तो जो अंडाशय होता है मुख्य जननांग होता है मादा जननांग, यानी इसको मादा जननांग के नाम से जानते हैं। और जो एंथर, एंथर होता है यानी परागकोश, परागकोश के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म माइक्रोस्पोर यानी परागकणों का निर्माण होता है, जो नर जननांग के भाग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे पुष्प की संरचना में सबसे पहला भाग जो होता है वाह्य दल होता है, दूसरा दल के नाम से जाना जाता है, तीसरा पुमंग, और चौथा जायांग के नाम से जानते हैं। मतलब ये पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जैसा कि कल बताया गया था कि जो एंथर यानी परागकोश होते हैं, परागकोश में परागकणों का यानी अति सूक्ष्म लघु परागकण यानी छोटे निम्न छोटे छोटे कण बनते हैं जो हजारों लाखों की संख्या में बनते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे वायु परागित पुष्प, तो उनमें परागकणों की संख्या होती है 2 करोड़ से ज्यादा होती है, 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ की संख्या में पाई जाती है। क्योंकि उनमें क्या होते हैं, अधिकांश पुष्प से परागकण जब उड़ करके जाते हैं वायु के द्वारा तो अधिकांश नष्ट हो जाते हैं, कुछ ही परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो वहां पे ज्यादा निर्माण होता है। तो जो परागकोश होता है, परागकोश में क्या होते हैं? परागकणों का निर्माण होता है, और ये क्या करते हैं? वायु के द्वारा ये जाते हैं कहाँ पे? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा पे जाते हैं, और क्या बोलते हैं? परागण की प्रक्रिया को संपन्न करने का कार्य करते हैं।
आइए देखते हैं कि इस सब के बाद यानी पुष्पों में कौन कौन सी प्रक्रियाएं पाई जाती है, यानी जो इनमें परागण की प्रक्रिया होती है, इन सब के बनने से पहले, जैसे परागकोश के बनने से पहले इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, उनका विकास कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखेंगे पुष्प में विभिन्न संरचनाएं पाई जाती है। तो इसमें जो आता है पुष्प में निषेचन से पूर्व कुछ प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व संरचना या निषेचन, या कह सकते हैं इसको क्या बोलते, इसमें देखेंगे पुष्प में निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती है। उस प्रक्रिया को देखने के लिए हम समझते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं क्या होती है, यानी निषेचन पूर्व संरचनाएं, निषेचन पूर्व संरचनाएं, निषेचन से पूर्व पुष्पों में कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, यानी निषेचन से पहले पुष्प में कैसे कैसे संरचना बनती है, परागकणों का निर्माण कैसे होता है, परागकोश कैसे बनते हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं निषेचन से पूर्व पौधों में क्या क्या प्रक्रियाएं बनती हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको निम्न भागों में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, यानी निम्न भागों में इसको बांट सकते हैं। अब इसमें जो आता है पुष्पों में जो बनने की प्रक्रिया होती है, ये पहला प्रक्रिया आता है, ठीक है, बीज, इसको कहते हैं परागकणों का निर्माण, परागकणों का निर्माण, परागकणों को ही क्या कहते हैं, अथवा इसी को परागकणों को कहते हैं लघु बीजाणु, या इसी को हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। अब इनके बनने की प्रक्रिया जो होती है पुष्पों में किन भागों में होती है, तो निषेचन से पहले परागकणों का जो निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण, या उसी को लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं। इनके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है लघु बीजाणुधानी, यानी लघु बीजाणुधानी में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और लघु बीजाणुधानी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, ये परागकोश के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक परागकोश की संरचना बनाया गया है। परागकोश में देखेंगे एक जो होता है फिलामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं पूतंतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऊपर इस पे दो भागों में बटा हुआ है, यानी बाइलोब्ड संरचना दिख रही होगी। ठीक है, जो बाइलोब्ड संरचना दिखती है ये द्विपालित इसको कहा जाता है। ये होता है क्या, परागकोश, यानी ये जो होता है परागकोश के नाम से जानते हैं, परागकोश। ठीक है, ये दो पालियों में बटा होता है, यानी दो पाली में बटा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बाइलोब्ड, या इसी को हम बोलते हैं क्या, द्विपालित का मतलब होता है दो भागों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। द्विपालित, एक मिनट, द्विपालित, ये क्या होता है, द्विपालित संरचना होती है। जो द्विपालित संरचना होती है उसको बीच में जोड़ने के लिए, इसको आपस में बीच में जोड़ने के लिए क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है। ये वाला जो भाग होता है पूरा, ठीक है, इस भाग को
हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग, या इसी को कनेक्टिव यहीं पे लिख दे रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। यानी दो जो एंथर के यानी परागकोश के जो दो भाग होते हैं उनको आपस में जोड़ने वाली जो कोशिका होती है, संयोजी कोशिका होती है, या उसी को योजी, हिंदी में हम इसको योजी कोशिका के नाम से जानते हैं। योजी कोशिका, योजी कोशिका जो इनको आपस में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करती है। अब इस तरह से देखेंगे जो पराग कणों का निर्माण होता है वो किसमें होता है, परागकोश में होता है। अब ये परागकोश की संरचना देखेंगे तो जो बाइलोब्ड होता है यानी इसको एंथर कहते हैं, जिसके द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, एक कनेक्टिंग टिश्यू या योजी कोशिका के नाम से जानते हैं, योजी कोशिका, योजी कोशिका। और जिसपे यह टिका होता है उसे फिलामेंट यानी पुतंतु के नाम से जानते हैं, पुतंतु। अब ये जो देखने में दो भाग में बाइलोब्ड होते हैं या द्विपालित होते हैं, इनमें देखेंगे इनकी जो संरचना होती है, 4 पालन सैक यानी 4 पालन सैक का निर्माण होता है। जो पालन सैक होता है जिसमें परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। अब परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है पराग कोशों में होता है जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो वह परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। परागण के उपरांत उनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन के बाद जो होता है पौधों में यानी जो पुष्प भाग होता है वह अंडाशय वाला भाग जो होता है फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। तो आइए देखते हैं इस बीजांड की जो मतलब परागकण है, परागकोश है, इसकी संरचना कैसी होती है। ये तो बाइलोब्ड आपको देखने में समझ में आ रहा है। अगला इसका देखते हैं, इसका एक ड्राफ्ट बना करके देखते हैं, फिगर बना करके कि ये कैसे होते हैं। आप देखेंगे जो परागकोश होते हैं कुछ उनकी संरचना इस प्रकार से होती है। परागकोश की संरचना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है, जो बाइलोब्ड होते हैं। आप लोग भी फिगर बुक में दिया होगा या फिर इस तरह से फिगर को चाहे बनाते चलिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर जो भी चीजें आपको समस्या हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़िए, मतलब लिख दीजिएगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और ज्यादा टफ नहीं है, आप साथ साथ बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। ये जो होता है इसके अंदर 4 ऐसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पालन सैक के नाम से जानते हैं। यानी ये वाला जो भाग पूरा, ये पूरी संरचना बीज की जो होती है, ठीक है, जो बीज की संरचना होती है पुष्पों यानी परागकोश के अंदर का, एक्चुअली ये एंथर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। बाहर से देखने पे बाइलोब्ड यानी द्विपालित होता है, और द्विपालित होने के बाद ये प्रत्येक भाग 2-2 भागों में यानी 2 पालन सैक में बटा होता है। यानी इसमें 2 भाग रहेंगे, इसमें 2 भाग रहेंगे, जिसका टीएस काट करने पे हमको यह प्रतीत हो रहा है। जैसे आपको आपके मन में आ रहा होगा कि टीएस क्या होता है, ठीक है। तो पौधों में या जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका जब डिटेक्शन किया जाता है, मतलब काटने की प्रक्रिया होती है, उनके आंतरिक अंगों को देखना होता है, तो उससे दो प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, एक काटते हैं। एक होता है, इसको जानते रहिए, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन। और दूसरा जो होता है ट्रांसवर्स, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर कट के नाम से जानते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर इसका भाग काटा जाता है। और दूसरा होता है ट्रांसवर्स, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, टीएस, सामान्य भाषा में इसको टीएस के नाम से, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। इसका होता क्या है, जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए सपोज करिए कि एक खीरा या ककड़ी जो भी समझ लीजिए, जब इसको सीधा सीधा काटा जाता है, इसको सीधा काटते हैं, लंबाई में काटते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल के नाम से जानते हैं। यानी लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर कट, ठीक है। और जब इसको पट ऐसे काटा जाता है, जैसे हम लोग घरों पे सलाद बनाते हैं, सलाद बनाते समय खीरा वगैरह को काटते हैं पतले पतले बारीक रूपों में, ठीक है, ऐसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम कहते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के नाम से जानते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ काट, इस तरह से देखा जाता है। तो एक परागकोश यानी एंथर को जो है, जो कट करने की प्रक्रिया की गई है एंथर को, यह टीएस काट के द्वारा काटा गया है, जिसका मतलब है कि इसके जो पालियां हैं वो स्पष्ट दिखाई दे सके। अब इसमें देखते हैं, इसमें पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है, पराग कोशों के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है, पराग कण बनते हैं। अब इसको देखेंगे तो जो पराग कण होते हैं, इसमें पराग कणों का, पराग कण, इसमें क्या होते हैं, पराग कण का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद ये जोड़ने वाली जो संरचना होती है, ये पूरा ए वाला एरिया आप देख रहे होंगे, इसको पूरा को हम कहते हैं योजक कोशिका या योजी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, या इसको इंग्लिश वाला वर्ड का यूज ज्यादा करिए, ठीक है, कनेक्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो दोनों पालियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसमें भी पराग कणों का निर्माण होता है। अब पराग कणों के बनने की प्रक्रिया जो होती है, पराग कोश के किन कोशिकाओं के द्वारा होती है, पराग कणों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, पराग कोश के लघु बीजाणुधानी कोशिकाओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा, लघु बीजाणुधानी कोशिकाओं के द्वारा, लघु बीजाणुधानी कोशिकाओं के द्वारा पराग कणों के बनने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु जनन, यानी पराग कणों की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं, लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, लघु बीजाणु जनन। अब इसमें होता क्या है, जानते हैं कि आप पढ़े होंगे 11th में, क्लास 11th में, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में देखेंगे, जंतुओं में सामान्यतः जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, दो प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। अब इस कोशिका विभाजन के द्वारा ही जो लघु बीजाणु यानी पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कोश के अंदर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं पराग कोश में पराग कण किसके द्वारा बनते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग फिगर को बना लीजिएगा। पराग कणों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे बताए थे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को जानते रहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से इसमें कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी जो लघु बीजाणु या पराग कण जो होते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार की कोशिका होती हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, तो देखते हैं, जंतुओं में या वनस्पतियों में दो तरह की कोशिका विभाजन होती है। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस के नाम से जानते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन। और दूसरा जो होता है, इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है।
जो समसूत्री का मतलब इसका इंग्लिश में देख लीजिएगा, मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस। मियोसिस जो पराग कणों के बनने की प्रक्रिया होती है, वो जो विभाजन की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखे होंगे पौधों में या जंतुओं में दो तरह के भाग होते हैं, एक जो कोशिकाएं होती हैं, एक होती है दैहिक कोशिका, दैहिक कोशिका, और दूसरा जो होता है लैंगिक कोशिका, लैंगिक कोशिका। अब जैसे आप देखते होंगे, जैसे सब्जी काट रहे हैं कभी, ठीक है, या कभी हम लोगों के हाथ में चोट लग जाती है, या वनस्पतियों पेड़ पौधों की शाखाओं में चोट लग जाती है, तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो घाव क्या हो जाता है, भर जाता है। अब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिक अपने से भरता है, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जो एक कोशिका विभाजन होता है हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत इत्यादि करने के लिए होता है, चाहे वनस्पति हो, जंतु हो, कवक हो, जितने भी जीव जंतु होते हैं, इसी के द्वारा। जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये पाया जाता है किसमें, हमारी दैहिक कोशिकाओं में। दैहिक कोशिका मतलब जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, शरीर के अंग, जनन अंगों को छोड़ करके, चाहे पौधे हो, पौधों में जनन अंग की बात करेंगे तो पुष्प होते हैं, और जंतुओं में देखेंगे तो नर में क्या होता है, टेस्टिस यानी वृषण कोशिका होती है, और मादा में, जंतुओं की बात करेंगे तो उसमें मादा में जो होता है ओवरी यानी अंडाशय जनन कोशिका होती है। तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जैसे हाथ की अंगुलियां कट जाती हैं, वनस्पतियों पेड़ पौधों की शाखाएं कहीं कट जाती हैं हल्का फुल्का, तो वहां की कोशिका जो होती है, एक कोशिका जो होती है दो कोशिका में विभाजित होती है और उस घाव को भरने का प्रयास करती है, यानी घाव को भर देती है। जैसे यहां पे देखते हैं, जैसे इसको देखते हैं हम लोग, ये मान लीजिए हमारे हाथ की कोशिका है, कट गई, किसी कारण किसी वजह से कट गई, तो यहाँ की अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे कोशिकाएं, जो अगल बगल की कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका डिवाइड होगी, यानी दो भागों में डिवाइड होगी, इस घाव भरेगी इधर की कोशिका, और धीरे धीरे कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होती हैं, एक घाव को भर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो स्थान जो कटा हुआ होता है वो भर जाता है। तो पौधों और वनस्पतियों में व जंतुओं में जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो दैहिक कोशिका में होता है। इसमें एक मातृ कोशिका क्या होती है, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मातृ कोशिका, और जो बनने वाली होती है पुत्री कोशिका। एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होकर के उस घाव को भर लेती है। लेकिन जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है, जिसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं, इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही पराग कणों का निर्माण होता है। अगर जंतुओं में बात करें तो जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उनमें जिन कोशिकाओं के द्वारा होता है, वहां पे कौन सी कोशिका विभाजन होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। जैसे परागकण की जो कोशिका होती है, पराग लघु बीजाणु धानी के नाम से जाना जाता है, यानी परागकण के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, परागकोश के अंदर की, जिसको लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं, ये क्या करती है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे अति सूक्ष्म परागकणों का निर्माण करती हैं। अब इसमें देखते हैं, एक परागकण की कोशिका जो होती है, परागकोश यानी लघु बीजाणु धानी की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, पहले कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, और यह क्या होती है, पहले दो भागों में बढ़ जाती है। जब दो भागों में बढ़ती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, या इसको मियोसिस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी एक कोशिका क्या होती है, दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। उसके उपरांत ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं आगे चल करके चार कोशिकाओं में बढ़ जाती है, यानी चार कोशिकाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। यानी एक कोशिका जो होती है, एक मातृ कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में बंटने का कार्य करती है, ठीक है। यानी जो परागकण बनते हैं लघु बीजाणु धानी कोशिका के द्वारा, एक
एक लघु बीजाणुधानी कोशिका जो होती है 4 पराग कणों का निर्माण करती है। इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, यानी जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है उनमें पराग कण जो बनते हैं, पराग कणों में गुणसूत्रों की संख्या अपने मातृ कोशिका से कितनी होती है। तो जानते रहिए इसमें जितना भी गुणसूत्र रहता है, ठीक है, इसकी आधी हो जाती है किसमें, इसकी जो बनने वाली कोशिका होती है इनको पुत्री कोशिका के नाम से जानते हैं, यानी पुत्री कोशिका, ठीक है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसमें सपोज करिए, मान लीजिए अगर मनुष्य की बात कर ले रहे हैं तो मनुष्य में जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, आप लोग जानते होंगे 23 पेयर, यानी 23 पेयर, यानी 23 जोड़ी होता है। अगर संख्या की बात करेंगे 46, संख्या में क्या होंगे 46। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, तो जो बनने वाली नई कोशिकाएं होती हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के जगह पे एक कोशिका में मात्र गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23, ठीक है। ये नर कोशिका की बात कर रहे हैं। अगर वही मादा रहेगा, मादा में अंड कोशिका बनते हैं, वहां पे गुणसूत्रों की संख्या भी अंड कोशिका में भी कितनी रहेंगी, 23 ही बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह से पराग कोश यानी पराग कणों का निर्माण जो होता है पराग कोश में होता है, और वह प्रक्रिया होती है क्या, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। अब देखेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना, यानी लघु बीजाणु धानी की, लघु बीजाणु लघु बीजाणु धानी की संरचना, यानी लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है, यानी इसकी संरचना कैसे होती है। क्योंकि लघु बीजाणु धानी कोशिकाओं में ही पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है, यानी पराग कणों का निर्माण, पराग कणों का निर्माण जो होता है लघु बीजाणु धानी कोशिकाओं में होता है। इसी को लघु बीजाणु कहते हैं। एक टर्म याद रखिएगा, लघु बीजाणु, ठीक है। अब इसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसकी संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उस संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे लघु बीजाणु जो धानी होती है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो कोशिकाएं होती हैं इसको पूरा फिलअप कर दिया जाए, देखेंगे ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, ये लघु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, यानी इसको लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इसमें विभिन्न संरचनाएं पाई जाती है, यानी इसमें जो होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये अलग अलग संरचनाओं में पाई जाती है। अलग अलग संरचनाओं में पाई जाती है। इस संरचनाओं को हम देखते हैं कैसे इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। ये जो संरचनाएं आपको दिख रही होगी, ठीक है,
ऐसी ही संरचना इधर भी आपको दिखेगी। कभी कभी आपको इससे लघु बीजाणु धानी की संरचना पूछ देता है, तो लघु बीजाणु धानी की संरचना जब पूछ देता है बनाने के लिए, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड संरचना है, पूछता है। आपको ऐसी संरचना दिखेगी, लघु बीजाणु धानी की जो संरचना होती है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। अब इसके बाहरी संरचना को देखेंगे तो इसमें ये वाला जो भाग पूरा, ये लघु बीजाणु धानी की संरचना होती है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना को वैसे इतना ज्यादा इसका डीपली पूछता नहीं है, कभी कभी इसका देता है। सबसे ज्यादा इसमें याद रखिएगा जो संरचना पूछने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट संरचना पूछने का काम करता है वो आपको देगा। एक देता है पराग कण का संरचना, पराग कण, ठीक है, एक देगा पराग कण की संरचना पूछता है, दूसरा बीजांड की संरचना पूछता है। ठीक है, बीजांड की संरचना पूछता है। दो संरचनाएं इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में जो आने वाले संरचना होते हैं इन्हीं का होता है, पराग कण की संरचना और बीजांड की संरचना। ठीक है, इसके बारे में और ये सारी चीजें इसको हम कल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देंगे, फिगर ड्रा करके। आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ करके आइएगा, जो चीजें समझ में नहीं आ रही होगी उसको पूछने का प्रयास करिएगा कल। इसको यानी लघु बीजाणु धानी का एक्चुअली है सिलेबस में, तो इसको बताना जरूरी है, तो इसको हम आप लोग के लिए बता देंगे और बाकी चीजें जो है उसको नेक्स्ट कल के चैप्टर में बताया जाएगा। थैंक यू।